विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा के दो शब्द यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के मूलतः दो शब्द जो है बायोस व लोगस से हुई है। बायोस का अर्थ होता है जीवन या जिंदगी और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी मूलतः बायोलॉजी का अर्थ हो गया भाई जीवन का अध्ययन करना। जीवन यानी सजीवों का अध्ययन करना। अपन ये भी कह सकते हैं भाई सजीवों का अध्ययन। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा एक ये भी हो सकती है भाई विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वृद्धि, विकास, संरचना, वर्गीकी, नामकरण आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वृद्धि, विकास, संरचना, वर्गीकी, नामकरण आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस व लोगस से बना है। यानी मूलतः जो पूछा जाए भाई ग्रीक बायोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है तो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे लेमार्क व ट्रेविरेनस। उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया था। और बायोलॉजी का जो फादर है या जनक है वह अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने जीव विज्ञान के संबंधित अनेक यानी खोजें की तथा जीव विज्ञान में अनेक जंतुओं के नामकरण तथा पादपों को यानी अरस्तु ने जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति में दो भागों में बांटा था, इनेमा और एनाइमा। वे जीव जिनके रक्त में आरबीसी पाई जाती है उसे एनाइमा, व वे जीव जिनके रक्त में आरबीसी नहीं पाई जाती है उसे एनाइमा कहा था। तथा साथ में पादपों को भी उन्होंने 3 भागों में शाक झाड़ी वृक्ष में वर्गीकृत किया, जिसके कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को, यानी एरिस्टोटल। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मूलतः जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। यानी एक तो बायोलॉजी की शाखा हो गई, बायोलॉजी को मूलतः 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक तो है जूलॉजी,
और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसमें यानी समस्त धरातल पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, अरस्तु के ही शिष्य थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 480 से ज़्यादा पौधों का नामकरण व उनकी पहचान की गई, जिसके कारण थियोफ्रास्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। तो बॉटनी का पिता कौन हो गया भाई? थियोफ्रास्टस। तो भी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। जूलॉजी का अरस्तु का, और बायोलॉजी को का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को हमने कहा था भाई, बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं भाई सजीवों के लक्षण क्या क्या होता है। आपने भूतपूर्व कक्षाओं में या पहले की कक्षा में आपने पढ़ा होगा भाई सजीव वे होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं या जनन करते हैं। आज उन्हीं लक्षणों के बारे में हम पुनः पढ़ेंगे, यानी सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। सजीवों के लक्षण, जितने भी सजीव हैं, जैसे आप सब जानते हो, आप सभी क्या हो भाई? सजीव हो। तो आपके लक्षण क्या क्या है आप सबको पता है। अमूमन हम ये जान लेते हैं जैसे सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। जैसे पहला लक्षण होता है भाई वृद्धि, इंग्लिश में क्या कहते हैं वृद्धि को? ग्रोथ। तो भाई जब आपकी उत्पत्ति हुई, आप पहले छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे आप क्या हुए? बड़े हुए, वयस्क हो गए। तो ये वृद्धि, मनुष्य में जो वृद्धि होती है एक निश्चित काल तक होती है। वृद्धि जीव में तभी होती है जब उसके अंदर क्या होती है भाई? उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया उससे क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि यानी क्या? सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन क्या निर्जीव वृद्धि करते हैं? जैसे भाई ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या बड़ा हो रहा है धीरे धीरे? जब लगाया था तब भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। जैसे आपकी बेंच है, ये क्या बड़ी हो रही है धीरे धीरे? नहीं, क्योंकि ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव कभी भी वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा बीज बोया, पहले से आपने बीज बोया तो एक छोटा पौधा यानी पौधा बना, फिर उसे एक बड़ा पौधा बना, क्यों? वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो भाई सजीवों का ये लक्षण होता है वृद्धि। लेकिन ये सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यानी विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण यानी वे लक्षण जिसमें कोई भी अपवाद न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। एंड अपवाद का मतलब, जैसे वृद्धि को मैं विशिष्ट लक्षण नहीं कह के सजीवों का ओनली फॉर क्या कर रहा हूँ? लक्षण कह रहा हूँ। क्या क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अपवाद, कुछ निर्जीव चीज़ें भी होती हैं जिसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मैं कहूँ भाई रेगिस्तान में छोटे छोटे क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। तेज हवा आई, वो अपने साथ क्या लाई? मिट्टी लाई, और ये टीला क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब इसमें ये वृद्धि नहीं हुई? वृद्धि हुई। इसीलिए इस वृद्धि को मैं यानी ओनली फॉर सजीवों का लक्षण कह रहा हूँ, न कि विशिष्ट लक्षण। अब वृद्धि भी दो प्रकार की होती है। जैसे हम सब क्या है भाई? सजीव हैं, तो हमारे में आंतरिक वृद्धि होती है। कौन सी होती है? जितने भी जो सजीव होते हैं उसमें आंतरिक वृद्धि होती है। और निर्जीवों में कौन सी होती है भाई? ये वृद्धि
बाह्य वृद्धि होती है। जैसे रेत कटेला क्या था, निर्जीव था, तो इसके अंदर कौन सी बाह्य वृद्धि हुई है। वृद्धि के बाद दूसरा भाई आता है जनन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं भाई? जनन। आप सबको पता भाई जनन की परिभाषा, जीव अपने समान क्या संतति उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन को भी दो भागों में, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक यानी इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को कहते हैं भाई सेक्सुअल अलैंगिक जनन यानी बिना युग्मक संलयन व बिना अर्धसूत्रण के अपने समान नए जनक यानी नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि लैंगिक जनन में युग्मक संलयन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, उसके बाद संतति का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसको भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भी कोई बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे मैं कहूँ भाई, जैसे खच्चर है, खच्चर जिसमें जनन का क्या होता है? अभाव होता है, यानी वो क्या घोड़े और गधे का संकृत रूप होता है। जैसे मैं कहूँ बंदीय मधुमक्खी होती है, उसमें भी जनन का अभाव होता है, जिसके कारण ये यानी विशिष्ट लक्षण, इसको सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तीसरा है भाई उपापचय। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी सजीवों के शरीर के अंतर्गत होने वाली सभी रासायनिक क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ही जीवों की वृद्धि होती है। उपापचय समझ गए जी? सजीवों में होने वाली समस्त, सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया भी दो प्रकार की होती है, उपचय और अपचय। उपापचय क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होता है उपचय और एक होता है अपचय। उपचय को कहते हैं एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म, और अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। भाई उपचय को एनाबॉलिज्म और अपचय को कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक में ऊर्जा की आवश्यकता, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्या है भाई? उपचय यानी एनाबॉलिक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, जड़ों द्वारा जल तथा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इसके लिए उनको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो उपचय प्रोसेस है वो एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है, जबकि अपचय यानी कैटाबॉलिज्म, इसका एक उदाहरण है भाई जैसे श्वसन। क्या है? श्वसन। जो कैटाबॉलिज्म एक विघटनात्मक प्रक्रिया है। जैसे श्वसन में हम श्वसन लेते हैं, शरीर के अंदर उपस्थित यानी भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होगा? विघटन होगा, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होगी। यानी जो उपचय है वो क्या है? निर्माणात्मक प्रक्रिया है, और अपचय है वो विघटनात्मक प्रक्रिया है। इसमें तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा खर्च होती है, जबकि कैटाबॉलिक में ऊर्जा मुक्त होती है। तो
तो ये सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं पाई जाती है। यानी ये दो तो क्या थे, सजीवों के विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अपवाद थे। जबकि उपापचय सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। चौथा लक्षण भाई कोशिकीय संगठन क्या है, कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने सुना होगा भाई जो कोशिका होती है वह सजीवों की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है, मूलभूत। तो जो सेल है यानी कोशिका सजीवों की क्या होती है भाई, मूलभूत इकाई। तो सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर सजीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव, जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। और जो जितने भी जीव अपन को आँखों से दिखाई देते हैं वो सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। तो जो सजीवों का शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर, कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाएगा, उत्तक बनाएगा। उत्तक मिलकर क्या बनाएगा, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, एक अंग तंत्र बनाएंगे और पूरा अंग तंत्र मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण करेगा। तो आपको पता है भाई कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएगा, पूरा शरीर बनाएगा। यानी सजीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक, इससे पहले हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट पढ़ा था वृद्धि, उसके बाद जनन, उसके बाद उपापचय और इसके बाद कोशिकीय संगठन। 5वां पॉइंट है हमारा संवेदनशीलता व अनुकूलन। जितने भी जो सजीव होते हैं उसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। जैसे आप सभी संवेदनशील हो, मैं जैसे आपको कभी डंडे से मारूं तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि आप सब क्या हो, संवेदनशील है। जैसे आज ज़्यादा उमस है तो भी आपको पता चल रहा है, पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप वातावरण के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। अनुकूलन आपने पहले पढ़ा है भाई, सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है, जिसके कारण उनका जो वातावरणीय संघर्ष है वो कम हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे जंतुओं को देखा होगा, जिस पे वृक्ष पे रहते हैं उसी के अनुरूप वो अपना कलर बदल देते हैं। या फिर जैसे आपने शीत यानी ठंडे प्रदेशों में देखा, वृक्ष उसके अनुकूल अपने आकारों में ढल जाते हैं, जिसके कारण वातावरणीय संघर्ष कम हो जाता है। 6वां पॉइंट है भाई जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र का जितने भी सजीव होते हैं आपको पता है उनका क्या, जितने भी वो क्या लेंगे भाई, जन्म लेंगे। जन्म के बाद वो क्या होंगे, वयस्क होंगे। वयस्क के बाद वो क्या करेंगे भाई, अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे, यानी जनन करेंगे। जनन के बाद वो उनमें क्या आ जाएगा भाई, बुढ़ापा आ जाएगा। और बुढ़ापा के बाद वो क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। नहीं, वापस एक जितने भी सजीव होते हैं उसमें एक निरंतर क्या चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है। सबसे पहले उन्होंने जन्म लिया, जन्म के बाद वयस्क अवस्था में जाएंगे, वयस्क अवस्था में अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे, फिर वृद्धावस्था में चले जाएंगे और अंत में उनकी क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। तो सजीवों में एक निश्चित
जीवन चक्र पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता। वह कई हजारों वर्षों तक यहाँ पर हुबहू रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है भाई पोषण। जितने भी सजीव होते हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कब मिलेगी, जब वो क्या भाई भोजन ग्रहण करेंगे। तो भोजन के साथ साथ वातावरण से अनेक पोषक तत्वों को वो ग्रहण करते हैं, और पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, भोजन लेंगे तो उनका पाचन होगा, पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद कोशिका में जाकर उसका विघटन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और सजीव को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही, पेड़ पौधे तो जड़ों द्वारा जल में घुलित पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जबकि जीव जंतु घुलित अवस्था में भी ले सकते हैं और ठोस अवस्था में भी यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य 8 पॉइंट है भाई श्वसन, रेस्पायरेशन। जो एक मुख्य श्वसन एक सजीव की क्या है, मुख्य क्रिया है। आपको पता है आप श्वसन में कौन सी क्रिया गैस लेते हो, ऑक्सीजन, और कौन सी छोड़ते हो, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही पेड़ पौधे भी श्वसन में कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे भोजन निर्माण में कौन सी गैस लेते हैं, CO2, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, O2। भोजन निर्माण में लेते तो कौन सी है, CO2, और छोड़ते कौन सी है, O2 छोड़ते हैं। अब जो श्वसन में आपके शरीर ओनली फॉर ऑक्सीजन को ही ग्रहण क्यों करता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में जाकर क्या करती है। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, शरीर से यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगी, और वहाँ पर उपस्थित ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, विघटित होगा, और हमें क्या मिलेगी भाई 6CO2 + 6H2, और साथ में क्या मिलेगी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा अपन को मिलेगी। और उस ऊर्जा को हम अधिकांश ऊर्जा तो इसमें से 40% ऊर्जा तो ATP का निर्माण करेगी, यानी ऊर्जा का निर्माण करेगी, और 60% ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये मुख्य रूप से सजीवों के क्या थे भाई, लक्षण थे।